नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में मौजूद है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले लगभग 3 दशकों से कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी रह चुके हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे देश, केंद्र, प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई विषयों को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनकी भावी योजनाएं क्या है। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। धन्यवाद भाई जी। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उदय भान जी का आगमन हुआ है, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का कांग्रेस को कहीं लाभ होगा? देखिए राजेश भाई, जहाँ तक उदय भान जी को अध्यक्ष बनाने का मामला है और उनके साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, उन्हें भाई सुरेश गुप्ता जी हैं जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और सेवा दल के वो अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के। उनके साथ ही भाई रामकृष्ण जी हैं, सुरजीत चौधरी जी हैं, जितेंद्र भारद्वाज हैं। तो नई टीम बनी है और उम्मीद यही है कि नई टीम अच्छा काम करे। बाकी तो जहाँ तक मामला है कि देखिए, परिवर्तन हुआ है और ये समय का है, चक्र चलता रहता है। पहले कोई और प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 1994 से लेकर आज तक 7 राज्य अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ। यूथ कांग्रेस के 2 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम कर चुका हूँ, सेवा दल के 2 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम कर चुका हूँ। तो अपना एक तजुर्बा है और मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए, फैसला सही है या गलत है तो वक्त बताएगा, क्योंकि फैसला तभी सही मान सकते हैं जब उसके परिणाम जो है रचनात्मक आए, पॉजिटिव आए। तो जैसे ये उदय भान जी की नियुक्ति हुई है, उदय भान की नियुक्ति के साथ जिस प्रकार से रोड शो चला दिल्ली से चंडीगढ़ तक का, एक आम धारणा हो चुकी है या चर्चा कहें या कुछ भी कहें, कुछ भी नाम दें, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी आला कमान द्वारा फ्री हैंड कर दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, वो कांग्रेसी हूँ भाई, अब वो पार्टी लाइन से बाहर तो जाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि फ्री हैंड जैसी कांग्रेस में कोई चीज़ नहीं होती। कांग्रेस है, कांग्रेस का सिस्टम केंद्र से चलता है, लोकतांत्रिक ढंग से चलता है। राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, नेता तो देखिए वही रहेंगे और कांग्रेस वहीं से चलती है, किसी राज्य से नहीं चलती, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती। इस मामले में बड़ा सीधा सा मामला है कि साहब, लोग पहले पंजाब में भी ऐसे ही बोलते थे कि साहब उसको फ्री हैंड दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। और फ्री हैंड किस लिए? बाकी भी तो लोग हैं ना साहब। अगर देखिए, हुड्डा साहब बिना शक के कद्दावर नेता हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका भी अपना कद है, उन्होंने भी काम किया है। वो भी केंद्र में कुछ मंत्री रहे हैं, प्रदेशों में मंत्री रहे हैं। और जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष उदय भान जी के साथ लगाए गए हैं, वो भी सब अब समझते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अटैच है कहीं ना। तो फ्री हैंड तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता का है, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, और या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता का फ्री हैंड है। बाकी कोई यहाँ फ्री हैंड नहीं होता। हाँ, एक टीम बनाई है, मिलकर काम करने का प्रयास किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि अच्छे परिणाम आए। कि जब परिवर्तन हुआ है, पिछले अध्यक्ष हैं शैलजा जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रही थी, उन्होंने भी टीम इकट्ठा करने का काम शुरू किया था। और देखिए, मैं बड़ा सीधे शब्दों में कहने वाला व्यक्ति हूँ और बड़ा सीधी बात बोल देता हूँ कि शैलजा जी को बनवाने में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था। उस वक्त तंवर साहब को हटाया था। जब तंवर साहब को अध्यक्ष बनवाया गया था, उस टाइम भी हुड्डा साहब का हाथ था तंवर साहब को अध्यक्ष बनवाने में, वो चीफ मिनिस्टर थे। फिर शैलजा जी को बनवाया, उदय भान जी को बनवाया है, जो अगर आपकी भाषा में इसको कहें, मेरी भाषा में तो सीधा बन करके आए हैं, उसमें किसी का हाथ नहीं है और ना किसी को फ्री हैंड देने के लिए उदय भान को बनाया गया है। उदय भान पार्टी हाईकमान की पसंद होंगे, उन्होंने बनाया उनको, तो मुझे नहीं लगता कि फ्री हैंड जैसी बात है। हाँ, फ्री हैंड सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। लक्ष्मीकांत जी, जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस जो है परिवार या व्यक्ति पर नहीं चलती, कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस केवल राहुल गांधी या सोनिया गांधी या नेहरू परिवार तक, गांधी परिवार तक सिमट कर रह गई है? यही वजह है कि हमेशा विपक्ष के निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं? देखिए, कांग्रेस परिवार पर सिमट कर रह गई इसलिए वो राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर केवल और केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, और भारतीय जनता पार्टी को जमीन कोई दिखाएगा तो राहुल गांधी दिखाएगा, इसलिए वो निशाने पर रहते हैं। जहां तक आपने परिवारवाद का जिक्र किया, यहां तो साहब सिर्फ
आप लगा लीजिए कि प्रियंका जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी मेंबर पार्लियामेंट है, मान लिया, चलो इसको अगर परिवारवाद को इसको जोड़े, राजनाथ सिंह जी सेंटर में मिनिस्टर हैं, उनका बेटा उत्तर प्रदेश में मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं है। हरियाणा के अंदर जिस जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी समझौता करती है, उस जेजेपी के पांच के चौधरी देवीलाल के परिवार के मौजूदा समय में 5 तो साहब एमएलए हैं और 2, अब मेरे ख्याल से 14 टोटल मंत्री हरियाणा में है, तो 2 चौटाला परिवार से मंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं है। पंजाब में जब बादल साहब के साथ इनका समझौता था, तो बादल साहब चीफ मिनिस्टर थे, बड़े बादल, और छोटे बादल डिप्टी सीएम थे, वो परिवारवाद नहीं था। मतलब वही बात है ना साहब कि वो एक देसी कहावत है हरियाणा में, देसी आदमी तो जानता हूँ, बोला तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टोनी। मतलब राहुल गांधी तो परिवारवाद है, नरेंद्र मोदी परिवारवाद नहीं है। और मैं बड़ी कड़वी बात ही बोलता हूँ राजेश भाई। दूसरी बात, अभी ताजा मध्य प्रदेश का उदाहरण है, विजय राजे सिंधिया कौन है साहब? माधवराव सिंधिया का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है साहब? ये परिवार के लोग नहीं है। तो बात वही है कि दूसरा कोई करे तो गुनाह है, और आप करे तो बोला मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। आप देख, और इसकी इनेलो की बात लीजिए, एक परिवार से चलती है। अकाली दल की बात लीजिए, एक परिवार से चलता है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एक परिवार से चलती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एक परिवार से चलती है। ये परिवारवाद या व्यक्तिवाद, मैं इसको 2 तरीके से कह सकता हूँ। 2 मिनट का समय आपका लूंगा। हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, इतिहास मैंने पढ़ा है, अतीत से मैं देखता हूँ, 10वीं तक मैंने पढ़ी है, तो वहां ये देखने आता है कि हिंदुस्तान में कभी लोकतंत्र कायम ना था, न हो सकता है। बिल्कुल सीधे तौर पे कहता हूँ, कोई कुछ कहना चाहे उसकी मर्जी है। मुगलों ने राज किया साहब, था ना, वो लोकतंत्र नहीं था। अंग्रेज आ गए, वो लोकतंत्र नहीं था। और आज हमारी खुद की मानसिकता, हम आजाद हैं मगर खुद की मानसिकता भी हमारी ये बन चुकी है कि हमें आज भी गुलामी पसंद है। मैं सीधे तौर पर कह देना चाहता हूं कि जब सरकार आती है, जब तक सरकार नहीं आती, संगठन भारी होता है। संगठन आते ही, सरकार आते ही जनता, पार्टी कार्यकर्ता की मैं बात नहीं करता, जनता की बात करता हूं, संगठन को एक तरफ कर देते हैं और विधायक मंत्री के पास काम के लिए जाते हैं। अगर वो नहीं मिलते तो दायित्व लोगों का बनता है कि जो काम अब आज तो देखिए साहब, आज हल्के में मैं घूमता हूं, पूरे हल्के में मैं घूमता हूं, पहले भी मैं घूमता हूं। 2004 का मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2005 तक हम लोग हल्के में घूमते थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था, पवन गलत जिला प्रधान थे। लोग हमारे पास आते थे कि साहब सरकार आ जाएगी तो हमारे काम करवाने, हम भी कहते थे नहीं यार करवाएंगे। लेकिन जब सरकार आई, हमें टिकट नहीं मिला तो टिकट दूसरे व्यक्ति को मिल गया, वो विधायक बन गए, तो लोगों का क्या नजरिया देखा मैंने कि वो काम के लिए या तो विधायक के पास जाना चाहिए था, अगर विधायक उपलब्ध नहीं है तो जो पार्टी के संगठन के लोग थे उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन जनता पार्टी के संगठन के लोगों के पास नहीं गई, उनके बीवी बच्चों के पास जाना शुरू हो गई। तो साहब, विधायक ने या मंत्री ने कभी किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि अगर मैं नहीं मिलता तो मेरे बीवी बच्चों के पास आओ। जनता खुद जाती है। वो एक देसी कहावत है ना, बोला गाय पता अगर दूध निकालना तो बछड़े ना पकड़ लो। तो ये जो कहावत है चरितार्थ करती है, उन्हीं से पता लगता है कि हिंदुस्तान में आज भी कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोग व्यक्तिवाद और परिवारवाद को ही मानते हैं। और व्यक्तिवाद क्या है साहब? परिवारवाद तो है कि आपके बीवी बच्चे हो गए, अब 2 आदमी है परिवार में, परिवारवाद हो गया। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं है, मान लिया वाजपेयी जी थे, आज मोदी साहब हैं, तो ये व्यक्तिवाद है। लेकिन व्यक्तिवाद है, और व्यक्तिवाद और परिवारवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब हर पार्टी में व्यक्तिवाद और परिवारवाद है कहीं ना कहीं। निश्चित संगठन भी तो अहम रखता नहीं रखता, क्योंकि आप ये अगर जिस प्रकार आप कह रहे हैं व्यक्तिवाद और परिवारवाद हर पार्टी में है, हर राजनीतिक दल में है, चाहे क्षेत्रीय दल है, चाहे केंद्रीय पार्टी है। तो ऐसे में ये बात तो कांग्रेस पर भी अप्लाई होती है। वही आपकी बात आ गई ना कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही मेन हो गए ना कि टिकट वही देंगे, वही कैंडिडेट डिसाइड करेंगे। आप नहीं, मैं वही बात देखिए, मैंने कहा कि जब आप सत्ता में नहीं हो, बड़ी सीधी सी बात, आप सत्ता में नहीं हो, सत्ता में नहीं हो तो संगठन भारी है। जब आप सत्ता में होते हो तब सरकार भारी होती है। और सरकार में मैंने कहा कि लोग ये, मतलब मैं मंत्री हरमिंदर सिंह चट्टा थे, उनके साथ, वो मेरे पिता तुल्य हैं, उन्होंने अपने बच्चों के समान मुझे प्यार दिया है, मैं उनके साथ था, उनके साथ भी काम किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार काम के लिए अगर मैं ना मिलूं तो मेरे बच्चों के पास जाना। लेकिन लोगों की सोच ऐसी थी कि यार ये एमएलए है, आज एमएलए नहीं मिला, बोला फिर एमएलए नहीं मिला तो किसके पास जाओ? किसी ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मीकांत के पास जाओ, हालांकि हमने उनसे ज्यादा काम करवाए हमसे ज्यादा। लेकिन लोगों की सोच क्या थी यार, ये बोला तो लक्ष्मीकांत तो संगठन का आदमी है, अब बोला एमएलए के लड़के के पास चलो।
जबकि एमएलए ने कभी नहीं कहा कि मैं लड़के के पास आऊं। फिर उसने कहा चलो एमएलए का लड़का भी नहीं है, बोलो उसकी घरवाली के पास चलो। एमएलए ने कभी नहीं कहा मेरे घरवाले के पास जाओ। ये मैंने कहा कि लोगों की सोच है, लोगों ने खुद व्यक्तिवाद और परिवारवाद बनाया है। अब हम क्या करते हैं साहब, मैं अब जब मेरी एक और आदत है, जुबान पर आई मैं बात कभी रोकता नहीं हूँ। हम यहाँ पर फील्ड में लगा लीजिए, एक तरफ तो लक्ष्मीकांत शर्मा जा रहा है जनता के बीच में, लेकिन उसका क्योंकि परिवार में से कोई मंत्री रहा नहीं है, कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, वो जा रहा है। और एक तरफ किसी भूतपूर्व मंत्री का, किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री का या किसी सत्ताधारी नेता का बच्चा जा रहा है, तो लोग उसका नहीं टूट कर बढ़ेंगे। जबकि लक्ष्मीकांत शर्मा उनसे लाख गुना स्मार्ट भी होगा, सोना भी होगा, सुथरा भी होगा, देखने में भी बढ़िया लगेगा, और बाद में लोग कहेंगे भी बोले काम तो लक्ष्मीकांत करवा सके, लेकिन देखने के लिए किसको भागेंगे, बोले मंत्री का छोरा आ गया, उसकी बाजू पकड़ने के। मतलब उसको ये किसने बनाया, किसने बनाया? क्यों नहीं लोग सीधी एक मापदंड देखते कि जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता के काम करवा सकता है, जो जनता की लड़ाई लड़ सकता है, जो जनता के हकों पर डाका डालने ना दे, जो हल्के के विकास की बात कर सकता है, उसके साथ क्यों नहीं? क्यों आप इस चक्कर में पड़ते हो कि ये फलाना आदमी पैसे वाला है, ये उसका तो मंत्री का पुत्र है, ये मुख्यमंत्री का पुत्र है, ये सत्ताधारी का लड़का है? किस लिए? ये मुझे कहते हुए दुख होता है इस बात को कि जनता ने ही ये सारे भ्रम बना दिए। जिस वक्त जनता सीधे तौर पर खुद अपनी मर्जी के साथ उन लोगों के साथ चलना शुरू कर देगी जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, उस दिन हिंदुस्तान की राजनीति का दृश्य ही लोगों का साथ। कहीं ना कहीं जनता की मजबूरियां भी रहती हैं, सोच का भी फर्क रहता है कि जनता की सोच बदल जाती है, तो जनता की सोच ऐसे तो नहीं बदलेगी ना। नहीं, मैं वही तो कर रहा हूं, हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपका भाई आपके सामने बैठा है यहाँ पे। देखिए, मुझे राजनीति में आए करीब 27 साल हो गए। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, मैं कांग्रेस सेवा दल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, मैं जिले के अंदर तकरीबन हर पद पर काम कर चुका हूँ, युवा कांग्रेस में भी और सेवा दल में भी, अलग अलग स्टेट में भी काम कर चुका हूँ। मैं प्रवक्ता रहा हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मैं कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ। और उन सब से ऊपर इन पदों की तो मैं कहता हूँ कि गिनती नहीं कोई भी, ना ये कहने की कोई बात होती है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि साहब हम तो इन्हीं से बड़ा मानते हैं कि इससे ये फलाना था, ये भूतपूर्व मंत्री है, ये भूतपूर्व प्रवक्ता है, तो ये बड़ा चेहरा होगा। लक्ष्मीकांत जी, कहीं ऐसे लगता है कि कांग्रेस जो बैकफुट पर आ रही है, पीछे आती जा रही है, दूसरे दल सत्ता पक्ष हो चाहे और दल हो आगे आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष में होने के बावजूद भी अच्छी पोजीशन पर आ रही है, कांग्रेस का एक विकल्प बनते जा रही है, उसका कहीं कारण खुद कांग्रेस नहीं लग रही कि जिस प्रकार से अन्य दलों में युवाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है, वही कांग्रेस कुछ जो गुटबाजी है, हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक हुड्डा ग्रुप है, कुलदीप विष्णु ग्रुप है, शैलजा ग्रुप है, या कैप्टन अजय यादव ग्रुप है, किरण चौधरी ग्रुप है, ये ग्रुपों में और उनके अलग अलग हर नेता के अपने अपने कार्यकर्ताओं तक सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि जो नए युवा है, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस के कई सैकड़ों नेता थे जो टिकट के भी दावेदार थे, आप भी मान लीजिए दावेदार हैं, आपके साथ कई नाम थे जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, चेयरमैन के भी कई दावेदार हैं, लेकिन जब से अशोक गौड़ा जी की कांग्रेस में एंट्री हुई है, वो सारे जो दावेदार थे वो एक छतरी के नीचे, हम ये कहें कि अशोक गौड़ा के साथ ही एकजुट हो गए। एक बड़े नेता का दर्जा है कि वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कुरुक्षेत्र की राजनीति में बड़ा एक लंबा उनका अनुभव रहा है, अब राष्ट्रीय दल में आ चुके हैं, तो सारा कुछ अब कांग्रेस कुरुक्षेत्र कांग्रेस जो है अशोक गौड़ा तक रह गई है। तो ऐसे ऊपर की बात है, चाहे वो हुड्डा तक सिमट कर रह गई है। ये वजह नहीं लगती कि जो नए युवा हैं जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। आप भी पिछले 30 सालों से लगातार सक्रिय हैं, लेकिन आपकी भी अनदेखी होती रही है, कहीं ना कहीं आप टिकट की दावेदारी करते हैं, आपको टिकट नहीं मिली। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें, लेकिन प्रश्न 3-4 इकट्ठा हो गया। दिक्कत ये है कि मेरे को गुटबाजी की बात करें, कांग्रेस देश की गुटबाजी की बात, यहाँ तक 7 गुटों में 6-7 गुटों में कांग्रेस गुटबाजी का तो मामला ही है साहब कि अगर ये गुटबाजी ना होती तो कांग्रेस सरकार बना सकती। मैं अभी इसको एक बात के तरीके से कह सकता हूँ। अब थोड़ा सा आपके प्रश्न का जवाब आपने खुद दे लिया कि परिवारवाद या लोकतंत्र, अगर गुटबाजी है कांग्रेस में तो उसको गुटबाजी नहीं कह सकते, हम उसको कह सकते हैं आंतरिक लोकतंत्र, कि कांग्रेस में अपनी बात कहने का हक सबको है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वहां तो साहब नरेंद्र मोदी का डंडा चलता है। नहीं, फिर बात आपकी वही आ गई, वो सरकार है तो व्यक्तिवाद हो गया, अब सरकार यहाँ सरकार नहीं तो संगठन की बात आ गई और आंतरिक लोकतंत्र की बात आ गई। लोकतंत्र था हाँ, नहीं, कांग्रेस में जहां तक मैं, जब सरकार थी तब भी ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के जब सरकार रही है तब भी वहां पर एक मंच पर बात कहने के लिए सबको मौका मिलता था, और कांग्रेस के लोग बात कहते भी रहे हैं। जहां तक ये 5-6-7 आदमी की बात है, देखिए एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं,
काम करते हैं भाई। रात बाबे तो है नहीं, संत पुरुष तो कोई नहीं है, तो ये तो बीजेपी के ढोंगी लोग हैं कि मैं बाबा हूँ। बाबा है तो क्या कर रहे, चीफ मिनिस्टर बन गए, जाके एक आश्रम संभाल ले। बाबे का तो यही काम हो ना। हम संत लोग नहीं, जनता के लिए। हाँ, इतना जरूर फर्क होता है कि अपने हाथ से ये मतलब कोशिश होती है कि हम अगर कहीं राजनीति में, कहीं समाज के बीच में, तो हमारे हाथ से जिसका भला हो सके हमें भला करना चाहिए। जो जनता का काम हम करवा सकते हैं हमें करवाना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरी अपनी एक आदत है कि जो मेरे हाथ में है और मेरे से कोई मांगने के लिए आया तो मैं कभी एक सेकंड लगाता नहीं देने के लिए, ले भाई ये पकड़। देने का मतलब है कि उसके काम के लिए। जो काम मेरे बस में नहीं होता तो मैं उसको कहता हूँ भाई मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे, तेरे दिल से कोशिश करेंगे। अगर उससे ज्यादा कहीं और बढ़ना होता तो भाई फिर लक्ष्मीकांत शर्मा लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहता है, जनता के लिए, लोगों के लिए। ये थानेसर की जनता जानती है यहाँ की। दूसरी जहां तक भी अब आई है, लेकिन उसमें भी मेरी एक इच्छा है भाई। देखिए मैं कोई खाली, तो आप मेरे को एक बात कहता हूँ, अगर मेरी ये इच्छा ना होती तो मैं सामाजिक कार्य कर लेता। अगर यही करना था कि जनता के हकों की लड़ाई लड़नी है, सब कुछ है, अगर ये इच्छा होती सिर्फ कि समाज सेवा करनी है, तो मुझे राजनीति की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी ने किया साहब, उन्होंने वो चाहते तो उस वक्त जो मर्जी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई राजनीति की बात नहीं, कोई राजनीति में नहीं है। मेरी भी इच्छा है, बिल्कुल इसमें कोई तो दोहराया नहीं है। पिछले 3 चुनाव से लगातार मैं टिकट के लिए जोर भी लगा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं भाग्य का विडंबना कह लीजिए कि 2019 में मौके के ऊपर आके कांग्रेस ने बाहरी व्यक्ति को एंट्री करवा दी और हमारे हकों पर डाका डाल दिया, और पार्टी को कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा उसका। नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर भाई के पास टिकट होती तो 100% जीत के जाते, आज यहाँ से कांग्रेस का विधायक होता, लेकिन वो अतीत की बात हो चुकी है। उसमें मैं एक बात कहता हूँ, चाहे वो विधानसभा में है, चाहे पार्लियामेंट में है, चाहे वो मंत्री के लिए और चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए, मान लो 5, 6, 7 आदमी उम्मीदवार हैं, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ लड़ाई लड़ना हर आदमी का फर्ज है, लेकिन जब हमें यह लगे कि यार आज कहीं हमें जरूरत इस बात की है कि इकट्ठा होना है, एक लड़ाई इकट्ठा होकर के लड़ जाए। देखिए साहब, मुख्यमंत्री तब बनोगे जब आपके विधायक होंगे। ईद क्यों नहीं बन लिया मुख्यमंत्री? 31 विधायक आए थे, क्यों नहीं बन लिए मुख्यमंत्री? विधायक नहीं थे ना पल्ले में। अगर इनमें आप 14-15 विधायक और जोड़ लेते तो मुख्यमंत्री कोई भी होता तो कांग्रेस का। सोचना गलत नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं रहूं, सिर्फ मैं बनूं, बाकी सारे मरे दफा हों, और अपने बनने के लिए मैं दूसरे को जमीन भी खिसका सकता हूं, यह मैं गलत मानता हूं। मैं टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, मैं टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं भी लड़ना चाहता हूं। अब ये मेरी हिम्मत है साहब कि मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा भाग्य। 2000 मैंने कहा ना कि 2019 में सिर्फ और सिर्फ भाग्य का मामला था, 15 दिन का मामला। 15 दिन अशोक तंवर और प्रेसिडेंट रहता तो टिकट किसी के बाबू के नहीं जाती, कुर्सी मारी तो यहां से विधायक होते। लेकिन वही बात है ना, वो किस्मत की बात है कि ठीक है मेरे भाग्य में नहीं थी, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल जाती है या दूसरा व्यक्ति रेस में आगे आ जाता है, तब हमें पार्टी हित में उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ चलना चाहिए। क्योंकि मामला तो साहब कांग्रेस का है आखिरकार। सत्ता में तो देखिए, इसलिए भी नहीं, मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस कभी सत्ता की राजनीति नहीं करती कि हमें सत्ता में आना है। अगर सत्ता की राजनीति करनी होती साहब, राहुल गांधी रोज 10-10 झूठ बोल देता, लेकिन राहुल गांधी वो शख्स है तो आज भी झूठ नहीं बोल सकता, वो चाहे भी झूठ नहीं बोल सकता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कभी 2 लाइनें अपने लिए लिखी थी, मैं एक लेखक भी हूं, लिखता रहता हूं गीत गजलें में, तो कभी 2 लाइनें लिखी थी मैंने कि बड़ी मुश्किल से सीखा था हुनर ये बेवफाई का, बड़ी मुश्किल से सीखा था हुनर ये बेवफाई का, दगा करने को दिल मेरा मगर हामी नहीं भरता। जिस वक्त यहां पर कोई लड़ने वाला नहीं था, पब्लिक में मैं लड़ा हूं, मीडिया के अंदर हजार आदमियों को मैंने सामना किया है। आज जो लोग कांग्रेस में है उनके साथ भी मैं लड़ता रहा हूं, जब वो लोग दल में थे। लड़ाई हम लड़ते हैं, धक्के हम खाए, और यार मजे लेने के टाइम पे आप किसी और को बनाओगे तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये निश्चित तौर पर आपकी बात को मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं कि 2 चीजें यहां जो कमी रही है सबसे बड़ी, राहुल गांधी जी के मामले में, कि जब नेहरू परिवार पर अटैक होता है कोई बड़ा नेता नहीं बोलता, जब राहुल गांधी जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाते हैं तब कोई नेता नहीं बोलता। अभी रिसेंटली का एक उदाहरण है कि जब राहुल जी के ऊपर एक टिप्पणी की हरियाणा के एक मंत्री ने, उनके बारे में बड़ी बदतमीजी के साथ, जब हरियाणा के एक बड़े नेता से उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये उनकी व्यक्तिगत राय है। क्यों है व्यक्तिगत राय? आप राहुल गांधी की प्रोटेक्शन में खड़े क्यों होते भाई?
आप क्यों भूल जाते हो कि राहुल गांधी मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस मजबूत होगी तो हम सत्ता में होंगे, तभी तो सत्ता में होंगे ना, नहीं तो धक्के पहले खा रहे आगे भी खाते रहोगे। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी होगी कि नेहरू परिवार से, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, मैं कैमरे के ऊपर बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि कोई भी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर परिवारवाद या व्यक्तिवाद के बिना चल नहीं सकती। अगर चली है तो एक का उदाहरण बता दो। अब जिसका नहीं कुछ, अब आप केजरीवाल का नाम ले सकते हैं साहब, केजरीवाल का क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे? नेवर। भगवंत मान उनकी मजबूरी था केजरीवाल की, वो तो खुद चाहते थे, और यहां तक बात आई थी कि उनकी पत्नी का भी नाम आया था कि शायद वो वहां से बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी ऐसी बन गई। लेकिन आज भी कंट्रोल किसके हाथ में है? पंजाब का, केजरीवाल साहब के। सबसे ताजा उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो ये अब इसमें मैं ना केजरीवाल का दोष मानता, ना मैं इसमें कांग्रेस का मानता, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का मानता, ना अकाली दल, ना मैं किसी का मानता नहीं। ये हिंदुस्तान की राजनीति बन चुकी है कि परिवारवाद और व्यक्तिवाद के आसपास हमें घूमना है। तो कांग्रेस को यह बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि नेहरू परिवार को जब तक आप प्रोटेक्शन नहीं दोगे, नहीं उसके साथ खड़ोगे परिवार के साथ, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि वोट तो आपका, राजनीति तो वहीं से चलनी है ना साहब। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद 25 मई को 2019 में इस्तीफा दे दिया था कि साहब अपना नया अध्यक्ष चुन लो। अगर गैरत बाकी थी उन लोगों के अंदर जो आज चीजें 20-22 जी बनाए घूम रहे हैं, अगर ये लोग कहते थे कि जी गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष, 3 महीने का टाइम मिला, 3 महीने में आप अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन सके गांधी परिवार से बाहर जाके, फिर आप किस मुंह से राहुल गांधी को बोलते हो? तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी है। और दूसरा बात, जहां तक हमें कहा है कि नई लीडरशिप को कांग्रेस को उभारना पड़ेगा। आप पुराने के, आप देखिए साहब, मैं ज्यादा तो मैं नहीं कहता, नहीं, पिछले 8-7 साल का मेरा एक तजुर्बा है, चाहे वो हिमाचल का चुनाव पीछे रहा है, चाहे उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, और चाहे पंजाब का रहा है। आप एक देखिए साहब कि लोगों ने, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट हुई है, लेकिन आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम था और 2017 में सीएम का चेहरा था, वो चुनाव हार जाते हैं। उसके साथ 6-7 मंत्री चुनाव हार जाते हैं। पंजाब में क्या हाल हुआ साहब, एक बड़ा लीडर, बादल परिवार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और अमरिंदर सिंह सब साफ हो गए। हिमाचल में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार बीजेपी की आई है, लेकिन सीएम हरा दिया। उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर को हरा दिया, मंत्री हरा दिए सरकार के। हरियाणा में जब सरकार रिपीट हुई तो मेरे ख्याल से ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक मन बनाया कि यार इनसे ये बोर हो गए, अब इनके चेहरे, तो चेहरे में कमी आई है, कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। कांग्रेस को मेरा अपनी निजी राय है, और मैं कहीं ना कहीं राहुल जी तक ये बात पहुंचाऊंगा कि नई लीडरशिप को, नए लोगों को जब तक आप लेकर के आओगे, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, हमें दिक्कत रहेगी। आज माहौल वही हिसाब, जैसे आपने कहा कि युवा लोग हैं, बहुत से अच्छे लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं, उन्हें मौका क्यों नहीं देते हैं? क्यों उन्हीं चीजों के पीछे बना? एक आदमी, यार इतनी उम्र भी हो चुकी है, कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप रह चुके हो पदों पर, बहुत हो लिया। कहीं ना कहीं लगता है कि परिवर्तन आएगा कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस नेतृत्व में? निश्चित तौर पर आएगा साहब, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। राहुल जी 30 साल से आप लगातार लगे हुए हैं, टिकट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रह जाती है, चुनाव फिर आएंगे, तो ऐसे में अगर अब भी अनदेखी होती है तो पार्टी में ही रहेंगे या पार्टी बदल भी सकते हैं? देखिए राजेश भाई, जहां तक मामला है, पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त राजनीति में आए थे उस वक्त माहौल और था, लेकिन 2007 में मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। यूथ कांग्रेस में आया था तो जाहिर तौर पर देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई, मैं भी साधु संत था, मैं भी युवा था, मेरे अंदर भी वही गुण था जो हर युवा में होते हैं, हम भी मस्ती में रहते थे, सारा कुछ था। उस वक्त सोचते थे कि अब विधायक बनेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे, वो एक अलग मामला था, लेकिन वो इतिहास की बात होती। 2007 में जब मेरे साथ एक टेस्ट हुई कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक लक्ष्मीकांत शर्मा अगर बैठा तो उसका पुनर्जन्म ये बैठा आपके सामने 2009 में होगा। तब कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक रूप से एहसास हुआ था कि भगवान की दया से मेरे पास 2 रोटी का जुगाड़ है, मेरे पुरखों की जमीन है, मेरा अपना थोड़ा बहुत कामकाज ठीक है, एक बच्चा है वो अपने जॉब पे है, मुझे पारिवारिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 रोटी आराम से खाने वाला व्यक्ति हूँ। आज भी कोई शहर का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बड़े बड़े होटलों में जाता हूँ या मैं कहीं डिनर पार्टी में जाता हूँ, नहीं, कभी भी नहीं। मैं गरीब के घर में जाना पसंद करता हूँ, मैं कहीं और जाकर बैठना पसंद करता हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं सोचता हूँ कि ये जो है ना सिर्फ पैसे की बर्बादी और जो हमसे छोटे हैं उनको नीचा दिखाने वाली एक हरकत होती है।
उस वक्त मेरे मन में एक पीड़ा आई थी कि मैंने देखा कि भगत सिंह ने अपनी जिंदगी देश के ऊपर बलिदान कर दी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, राजगुरु सुखदेव, ये मेरे आदर्श है। गुरु गोविंद सिंह जिसने अपना पूरा परिवार लगा दिया, इस देश के ऊपर लगा दिया, वो चाहते थे वो मौज कर सकते थे। गुरु गोविंद सिंह को क्या दिक्कत थी कि अपने बच्चों को देश पर कुर्बान कर देता, उसका अपना परिवार था, मौज करते भाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को क्या जरूरत थी देश के ऊपर कुर्बान होते, वो भी ठीक है, जी लेते ऐसे, लेकिन कहीं ना तो उनके मन में ये बात रही होगी कि नहीं यार, ये मेरा देश है, ये मेरा है, और इसके साथ गलत घटना घट रही है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं उन्हीं लोगों को अपना आदर्श मानता हूँ। उनको आदर्श मान के 2009 में जब मैं पहली बार टिकट मैंने वैसे नहीं मांगी थी, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ करके मन बना करके कि मेरी जो जिंदगी है वो घरेलू जिंदगी मेरी ठीक चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के देश 2 रोटी परिवार ने दी है, बाप दादों ने दे दी है, तो मेरा क्या दायित्व है? मेरा दायित्व ये है कि ये जो राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है, राजनीति को जो व्यवसाय बना दिया गया है, राजनीति को एक धंधा बना के पेश कर दिया गया है, कि मेरा क्या दायित्व है कि वो लोग जो जान दे करके चले गए, क्या उनकी कुर्बानी को यूं ही जाया होने दें? क्या इस देश को बर्बाद हो जाने दें? धर्म और जाति की राजनीति में बंटने दें? पैसे में देश को लुट जाने दें? बड़े बड़े घोटाले देश में हो रहे हैं, वो सब खत्म कर दें? तो वहां से मेरे जमीर ने मुझे एक आवाज दी कि भाई तेरा 2 रोटी का जुगाड़ ठीक है, लेकिन इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखे पेट हैं, और किस लिए हैं? इसलिए नहीं कि देश में कमी है, बल्कि इसलिए है कि कुछ लोगों के पास बेतहाशा दौलत बड़ी है और वो भी लूट की है, उनके अपने हक की नहीं है। मैं बिल्कुल कैमरे के सामने कहता हूं कि उनकी ज्यादातर दौलत लूट की है। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। देखिए, काम करता है आदमी, मेहनत के हिसाब से फल भी लेता है। अमीर होना अच्छी बात है, पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का हक मारकर अपनी जेब में डालना, मैं उसको बिल्कुल क्राइम मानता हूं। उस वक्त मैंने एक बीड़ा उठाया था कि अब जो राजनीति होगी, वो लक्ष्मीकांत शर्मा जो 2009 से पहले था वो मर चुका है, क्योंकि भगवान ने उसको सजा दी थी कि 2 साल तक वो घर में बैठा रहा, बीमार हो गया था, और 2 साल घर से बाहर। ज्यादातर लोग ये कहने लगे थे कि शायद लक्ष्मीकांत शर्मा गया, अब नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी जो अंदर की ताकत थी, हनुमान जी की कृपा थी, जब मन में यह ख्याल आया कि नहीं यार, जो आप बाकी जिंदगी बची है वो सिर्फ और सिर्फ देश के नाम, समाज के नाम, आम आदमी के नाम, गरीब आदमी के नाम, हर व्यक्ति की लड़ाई के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा ने पुनर्जन्म लिया है। उसी को देख करके राजनीति में एक मन हुआ कि अब जो राजनीति होगी वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, देश को क्राइम फ्री बनाने के लिए, देश को इन व्यापार जो व्यापारीकरण राजनीति का हो चुका है इससे बचाने के लिए, गरीब मजदूर, किसान, छोटे जिम्मेदार के लिए। अब जिसके लिए भी जितनी मदद लक्ष्मीकांत कर सकता है वो उस लेवल पर करेगा, वो सामाजिक तौर पर है। लेकिन क्योंकि मैं राजनीति में और मैंने अपनी जिंदगी खपाई है साहब, मैं अब भी कई लोगों को कह देता हूं कि जिस उम्र में लोग लड़कियों के पीछे सिट्टी बजाते हैं, घूमते थे ना यूथ कांग्रेस के टाइम में, देखिए कॉलेज का टाइम था, कॉलेज में पढ़ते थे, मस्ती करने का हमारा भी मन करता था। हम भी सोचते थे कि लड़की के साथ फ्रेंडशिप हो, पार्क में बैठे हैं, चाय पिए, कहीं गपशप मारे। लेकिन वो उस वक्त क्या था, हम यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते थे, हम जिंदाबाद के नारे लगाते थे, हम इस चक्कर में बढ़ गए। तब जब जिंदगी इतनी दाव पर लगा दी तो क्यों ना राजनीति को ही एक जरिया ऐसा बनाया जाए कि जहां से गंदगी की सफाई की जाए। और मैं उस गंदगी की सफाई करने के लिए मैदान में उतरना चाहता हूँ, वो मिशन लेकर के मैं मैदान, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा भगवान ने दिया, 2 रोटी खानी है, सभी 2-2 रोटी खाते हैं, मकान घर का खुद का कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा सारा। लेकिन अब जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के लिए है कि जिंदगी का एक पल भी अगर कुछ काम आएगा तो जनता के काम आएगा, लोगों के काम आएगा, पीड़ित और शोषितों के काम आएगा। हर उस व्यक्ति के काम आना लक्ष्मीकांत का धर्म है जिसको आज तक लाभ नहीं मिला। और मैं फिर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं अलग अलग पदों पर रहा, जब युवा कांग्रेस का प्रधान बना, सेवा दल का प्रेसिडेंट बना, मैंने उन लोगों को ऊपर लेकर गया जो लोग हमेशा कहते थे कि भाई साहब बूथ पर हम बैठते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, चुनाव में डंडे हम चलाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। मैंने उन लोगों को यूथ कांग्रेस में और सेवा दल में पद दिए थे। यही बात आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना अपना एक मिशन है, चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। 2024 मुझे लगता है कि मेरे लिए शायद आखिरी एक दाव होगा, उसकी मेरी मजबूरी है क्योंकि 54 साल की उम्र आज हो चुकी है, तो अगले चुनाव में 56 का हो जाऊंगा। और जो 24 में बनेगा भाई, वो अगला चुनाव तो लड़ेगा चाहे कोई आज ही हो। तो 60 का हो गया साहब उस टाइम में, 61 का, उसके बाद जिंदगी का भरोसा क्या है। इसलिए एक मिशन है कि 2024 में चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ना है। कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। बाकी तो दावे की जहां तक बात है कि होगा क्या, वो तो मैं एक बात और कहता हूं कि आने वाला पल क्या होगा, भविष्य सिर्फ भगवान को पता है। हमें नहीं पता था कि 4 सितंबर को अशोक तंवर हट जाएगा,
लेकिन 4 सितंबर को हट गया और हमारा पासा पलट गया। ये भविष्य है साहब, कौन कहाँ होगा, कैसे लड़ेगा। जो आज आप पार्टी में जा रहे हैं, जो आज कांग्रेस में आए हैं, उनको भी नहीं पता था कि वो कांग्रेस में आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को बीजेपी में जाना चाह रहे थे, वहां नहीं जा पाए तो सवेरे कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण है। लेकिन चुनाव लड़ना, मैंने कहा कि अपने लिए नहीं बल्कि थानेसर की जनता के लिए, क्योंकि जो नरक की जिंदगी थानेसर की जनता भुगत रही है। आज नरक में कौन थानेसर की जनता है, आप खुद देख लीजिए। पूरा शहर नरक बना हुआ है, गंदगी, सड़कें, धूल, मिट्टी, बीमारी, एक्सीडेंट, ये थानेसर की जनता को पिछले 8 साल में मिला है। कहीं ना कहीं ये 30 एक मन में है कि यार, अब देखिए वो साहब कई बार पूछ लेते हैं कि साहब सड़क टूट रही है, इसके बारे में क्या कहोगे। अभी मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था जैसे भाई को, मैंने कहा था यार मुझे शर्म आने लगी बोलते बोलते, मैं तो शर्मिंदा हो गया। अब मैं क्या बोलूँ इसके बाद, रोज एक ही बात बोलूँ क्या। तो लेकिन एक चाहत यही है कि ये जो नरक थानेसर को बना दिया गया है, इस नरक से थानेसर को बाहर निकाला जाए, यहाँ के लोगों को बाहर निकाला जाए। इसीलिए मिशन 2024 यही है कि भाई कांग्रेस के आदमी है और कांग्रेस मेहरबानी करेगी। पता मुझे कि राजनीति को जरिया बना के इस कुरुक्षेत्र को नई दिशा देना चाहते हैं, और कांग्रेस की टिकट पर अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती फिर क्या रणनीति रहेगी। अगर कांग्रेस इस बार भी टिकट नहीं देती, क्योंकि 3 बार आप दावा कर चुके हैं, अगर कांग्रेस 2024 में भी टिकट नहीं देती तो ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि राजनीति में अगर जनता की सेवा करनी है, राजनीति के जरिए करनी है, तो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ना। आजाद भी लड़ सकते हैं, आजाद भी बहुत जीते हैं। अगर सेवा ही करनी है तो किसी माध्यम से कर सकते हैं। नहीं, माध्यम तो देखिए साहब वो होता है ना, अब 54 साल की उम्र में आके के माध्यम तो बदल नहीं सकते। मैं वो बता रहा हूँ, 54 साल की उम्र में माध्यम तो आप बदल नहीं सकते। माध्यम तो अब राजनीति रहेगा। जो बात आप कहलवाना चाह रहे हो, मैं उस बात का जिक्र करता हूँ कि 100% मुझे उम्मीद है, ये तो कांग्रेस में तो बड़े बड़े उदाहरण पड़ेगा। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे हैं, जहां पर आज बोलने की बात आ रही है। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं, जहां मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। सीटिंग प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। कांग्रेस का इतिहास है, वो देखती है। हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को टिकट नहीं मिली थी जब मैं यूथ का था। और भजन लाल जी तो 2004 में मुख्यमंत्री थे ही, वही थे, लेकिन उन्हें बड़े हुड्डा साहब बन गए। तो बड़े चेहरे होना, बड़ा व्यक्ति सामने आना, ये कोई मायने नहीं रखता। मुझे उम्मीद है, मैं सब कुछ संभव है, मुझे उम्मीद है कि इन बड़े चेहरों के बीच में से ही आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त निकल कर आएगा। और अगर कोई जैसा जो आप कहना चाह रहे हैं, अगर कोई आगे की बात है, मैं फिर कहता हूं, कैमरे के सामने बैठा हूं कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। थानेसर की जनता जो फैसला करेगी, थानेसर के लोग जो कहेंगे, मैं वो करूंगा। थानेसर में अब की बार नगर परिषद चुनाव और पंचायत चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि शहर की हालत ऐसी हो चुकी है, तो उन चुनावों में आपकी क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, लक्ष्मीकांत शर्मा का क्या रोल रहेगा? देखिए साहब, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का व्यक्ति हूँ। अब पहली बात तो साहब ये है कि कांग्रेस सिंबल पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी, ये तो मामला भी तय होना है, जो पार्टी लीडरशिप को तय करना है। अगर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती है, जो लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करेगा, टिकट वो किसी को दे। क्योंकि मैं बड़े पहले से कहता आया हूँ कि म्यूनसिपलिटी का चुनाव मैं कभी जिंदगी में लड़ूंगा नहीं। 94 में एक बार मन बनाया था, वो भी किसी व्यक्ति विशेष को लेके, लेकिन ना उसने लड़ा ना मैंने लड़ा। उसके बाद से लेके विधानसभा की तैयारी की है 2009 से, तो चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। हाँ, साथी हैं जिसको पार्टी सिंबल देके भेजेगी, उसके साथ तन मन धन से खड़ा मिलूंगा। अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़वाती, कहीं ऐसा हुआ, तो फिर ये देखना पड़ेगा साहब कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो 5-6 लोग हैं कांग्रेस के, वो क्या करेंगे, उनमें देखना पड़ेगा। उनमें भी ये कोशिश करेंगे कि यार अगर कांग्रेस के 5 लोग टिकट मांग रहे हैं विधान इसके जो नगर पालिका के लिए, और नगर परिषद में उनको टिकट नहीं मिलता, तो एक को मिलता है, तो 4 क्या करेंगे, या चारों या पार्टी सिंबल पे नहीं लड़वाती तो 5 लोग क्या करेंगे, उनके साथ बैठ करके प्रयास यही किया जाएगा कि एक आदमी चुनाव लड़े, ताकि इस नरक से थानेसर को बाहर निकले। मुख्य बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है कि किसने क्या करना है, मुख्य बात यह है कि थानेसर की जनता को नरक से बाहर कैसे निकाला जाए। तो नरक से बाहर निकालने के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा से जो भी बल पड़ेगा, किसी स्तर पर भी जाकर के समझौता करना पड़ेगा, तो करूंगा। उद्देश्य सिर्फ एक है कि थानेसर की जनता और थानेसर के लोगों का भला हो, कल्याण हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिनके साथ एक लंबी बातचीत के बाद एक बात ये तो स्पष्ट हुई कि राजनीतिक दल कोई भी हो, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं था, है और रहेगा। लेकिन ये जनता
के ऊपर तय है कि जनता अपनी सोच कब बदलती है और जनता कब परिवर्तन लाती है। धन्यवाद।